स्वाति का घर। स्वाति का घर एक चौल में रहती थी। उसका घर बहुत ही छोटा था। एक किचन, बाथरूम और बस एक हॉल ही था उसके घर में। स्वाति किचन में जल्दी जल्दी टिफिन बॉक्स में खाना रखते हुए तेज आवाज में बोली, जल्दी कर श्वेत वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। बाथरूम से एक 5 साल का बच्चा बाहर आया जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो अपने हाथों को धोते हुए बोला, ऑफ हो मासी मांग, मुझे लेट नहीं हुआ है। मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ जानती हूँ, तू टाइम से स्कूल पहुंच जाएगा, पर जरूरी है आखिरी मूवमेंट पर ही बस में चढ़ना, स्वाति ने उसे डांटे हुए कहा और लंच बॉक्स उसके बैग में रखने लगी। उसने जल्दी से श्वेत का बैग और वाटर बॉटल लिया और श्वेत को लेकर घर के बाहर आ गई। उसने घर पर के दरवाजे पर ताला लगाया और श्वेत को अपनी गोद में उठाकर भागने लगी। स्वाति का घर चौल में होने की वजह से स्कूल बस उसके घर तक नहीं आती थी, इसलिए स्वाति को थोड़ी दूर चलकर मन रोड तक जाना पड़ता था। वह जैसे ही मेन रोड तक पहुंची, उसी वक्त श्वेत के स्कूल की बस आ गई। स्वाति ने श्वेत को स्कूल बैग पहनाया और वाटर बॉटल उसके गले में डालते हुए बोली, ठीक से स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ना। और तभी श्वेत उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, और अगर आने में देरी हुई तो स्कूल में ही इंतजार करना, यहाँ वहाँ कहीं पर जाना नहीं। पता है सब मुझे। मासी माँ, आप यही बात रोज बोलते हो। मुझे सब याद है और आप भी याद रखना। आपने मुझे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया है। हाँ हाँ मुझे याद है अपना प्रॉमिस, स्वाति ने कहा और श्वेत के गालों पर किस कर उसे बस में चढ़ा दिया। और जब तक बस चली नहीं गई स्वाति वहीं खड़ी रही। फिर स्वाति घर चली आई। उसने घर में अपनी नजर घुमाई। हॉल और किचन पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और बेड पर बिखरे सारे कपड़ों को समेटकर अलमारी में रख दिया। फिर उसने बेड के आधे हिस्से को अंदर की तरफ खासका दिया, जिससे वो बेड एक सोफे की तरह बन गया। फिर वह किचन में गई। उसने किचन समेट और अपना भी लंच बॉक्स तैयार कर दिया। ये सब करते करते सुबह के 9:30 बज गए। उसने घड़ी में वक्त देखा तो और जल्दी जल्दी काम करते हुए बोली, आज तो पक्का मैं काम पर लेट पहुंचूंगी और वो सारी मधुमक्खियां उड़ती हुए चली आएगी मेरे पास डंक मारने मुझे। फिर उसने अपने कपड़े चेंज किए और आईने के सामने आकर जल्दी जल्दी अपने बाल बनाने लगी। 25 साल की सावले रंग की स्वाति दिखने में काफी खूबसूरत थी। भले ही उसका रंग सावला था, पर शरीर की बनावट और उसके तीखे नैन नक्श उसे बाकियों से अलग बनाते थे। लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करती थी। अपनी बहन के मरने के बाद उसके बेटे की परवरिश के लिए स्वाति दिन रात मेहनत करती थी। सुबह लोगों को योगा सिखाना, श्वेत को स्कूल छोड़ वो मॉल चली जाती और रात में वक्त ऑनलाइन आर्टिकल लिखती थी। उसने कई जगह पर काम किया, पर उसकी खूबसूरती और एक बच्चे की मां होने का फायदा लोग उठाने की कोशिश जरूर करते थे, जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ती थी। पर जाने से पहले स्वाति उनका बैंड जरूर बजाती थी। रेडी होकर स्वाति अपना बैग लेकर जाने लगी, पर तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में स्वाति की उम्र की ही एक लड़की थी, जिसका चेहरा भी कुछ कुछ स्वाति से मिलता था। उस तस्वीर पर हार लगा था और तस्वीर के सामने दिया जल रहा था।
स्वाति उस तस्वीर को देख नम आंखों से बोली, श्वेता वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। तेरा बेटा 5 साल का हो गया। देखा मैंने उसे तैयार किया, स्कूल भेजा। बहुत नाटक करता है वो, बिल्कुल तेरी तरह है। इतना बोल वो चुप हो गई और फिर कुछ देर रुक कर बोली, हाँ हाँ तेरी तरह नहीं, तेरी तरह। स्वभाव में तो बिल्कुल अपनी मासी पर ही गया है, पर उसका दिल बिल्कुल तेरी तरह बहुत प्यार है। काश तू होती। पर कोई बात नहीं, मैं उसे बिल्कुल एक माँ की तरह ही बड़ा करूंगी। उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए तू चैन से रहना। ठीक है, चल अब बाकी बातें मैं आने के बाद करूंगी, अभी दे रही हो रही है। स्वाति ने फोटो को उंगलियों से छूटकर अपनी उंगलियों को होठों से लगा लिया और घर से चली गई। दोपहर का वक्त। घर से ऋषभ ऑफिस चला गया था और ऑफिस में अपनी मीटिंग खत्म कर दोपहर के वक्त अनोखी को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। वह डॉक्टर अलका के केबिन में बैठा अनोखी के आने का इंतजार कर रहा था, जिसे अलका टेस्ट के लिए ले गई थी। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद अलका अनोखी को लिए आई। सारे टेस्ट हो गए? ऋषभ ने खड़े होते हुए पूछा तो अलका ने उससे कहा, हाँ हो गए हैं। रिपोर्ट कल परसों तक आ जाएंगे, उसके बाद आगे क्या करना है मैं घर आकर बता दूंगी। ओके नो प्रॉब्लम, ऋषभ ने कहा और अनोखी को बाहर आने का इशारा कर केबिन से चला गया। अनोखी ने मुड़कर उसे देखा और फिर अलका से बोली, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नहीं आंटी। तुम मुझे आंटी बुला सकती हो और कोई बात नहीं, अब जाओ जल्दी वरना वह चला जाएगा। अलका ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो अनोखी भी उन्हें देख मुस्कुरा कर वहां से चली गई। कार के पास आकर ऋषभ ड्राइविंग सीट पर बैठा और अनोखी के पास झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा तो अनोखी ने कहा, मैंने सीख लिया है सीट बेल्ट लगाना, मुझे आता है। वेरी गुड, पर यह तब करना जब तुम किसी और के साथ रहोगी, मेरे साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ उसी तरह उसके चेहरे के पास आकर सीट बेल्ट लगाते हुए बोला और फिर अपनी सीट बेल्ट लगाकर कर स्टार्ट कर दी। अनोखी खिड़की के बाहर देख रही थी और ऋषभ कार चला रहा था। अनोखी ने मुड़कर ऋषभ को देखा, फिर कुछ सोचकर वापस खिड़की की ओर देखने लगी। 2 पल बाद उसने फिर यही किया। ऋषभ बिना देखे उसकी ओर देखे उसकी हरकत को नोटिस कर रहा था। उसने सामने की ओर देखते हुए ही अनोखी से कहा, क्या बात है बोलो, क्या हम घर जा रहे हैं? उसके कहते ही अनोखी ने तपाक से पूछा। ऋषभ ने उसे देख हमें अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन सिर्फ तुम। मैं तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही अनोखी का चेहरा उतर गया। उसके उतरे चेहरे को देख ऋषभ ने आंखें छोटी कर उससे पूछा, क्या हुआ, घर नहीं जाना क्या? नहीं जाना है, पर कहते कहते अनोखी रुक गई। ऋषभ ने फिर पूछा, पर क्या? अनोखी अपने दुपट्टे के किनारे से खेलने लगी। उसने हिचकिचाते हुए ऋषभ से कहा, वो रोहित भैया ने कहा था कि जब वह मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसके बाद आइसक्रीम भी खाने जाएंगे, पर आप तो सीधा घर जा रहे हैं। कहते कहते अनोखी की आवाज धीमी पड़ गई थी। अनोखी की बात सुन ऋषभ की भौहें सिकुड़ गई। उसने उसे घूर कर पूछा, तो तुम्हें आइसक्रीम खाना है? अनोखी ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। ऋषभ ने सड़क के किनारे कार रोकी और अपनी सीट बेल्ट खोल उसके पास झुककर बोला, तुम्हें तो मैं आइसक्रीम खिला दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा?
आइसक्रीम आप भी आइसक्रीम खा लेना, अनोखी ने तपाक से कहा। ऋषभ उसे परेशान करते हुए बोला, पर मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद। मैं आइसक्रीम नहीं खाता। तो फिर आप कुछ और खा लेना। वहां पर आइसक्रीम के अलावा कोई और चीज होगी तो आप वो खा लेना, अनोखी ने सोचते हुए कहा, उसे और परेशान करते हुए। ऋषभ उसकी नाक खींच कर बोला, आइसक्रीम पार्लर में सिर्फ आइसक्रीम ही मिलती है। अपने आइडिया के बर्बाद होने पर अनोखी ने पाउट बना लिया। उसे लगा अब उसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी, क्योंकि ऋषभ को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया और उसके क्यूट से मायूस चेहरे को देखकर ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आइसक्रीम ना खा पाने की वजह से अनोखी मायूस हो गई। उसके मायूस चेहरे को देख ऋषभ की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अनोखी से कहा, कपकेक खिलाओगी मुझे? कपकेक का नाम सुन अनोखी ने झटके से सर ऊपर किया और आंखों में चमक लिए हाँ में अपना सर हिला दिया। ऋषभ ने दोबारा कहा, अपने हाथ का बना कपकेक। अनोखी ने फिर से 2 बार अपना सर हाँ में हिलाया। ऋषभ ने फिर कहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले खिलाया था। ये कहते वक्त ऋषभ के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। उसकी शरारत को ना समझते हुए अनोखी ने 3 बार अपना सर शोर शोर से हाँ में हिलाया, पर जब कुछ देर बाद उसे याद आया कि किस तरह ऋषभ ने उसे किस करते हुए कपकेक खाया था तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिलाई, वो भी बार बार अनोखी की हरकतें देख ऋषभ जोरों से हंस पड़ा। वो अपनी सीट पर सर टिकाए अपने माथे पर हाथ रख जोर जोर से हंसे जा रहा था। उसके चेहरे पर हंसी चमक और खुशी साफ नजर आ रही थी। वही अनोखी एकटक उसके हंसते हुए चेहरे को देख रही थी। आज पहली बार उसने ऋषभ को इस तरह हंसते हुए देखा था। उसके हंसते हुए चेहरे पर अनोखी की नजरें जम सी गई थी। कुछ देर हंसने के बाद ऋषभ ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अनोखी को देखा। उसे अपनी ओर इस तरह देखता पाकर ऋषभ ने हंसते हुए ही कहा, ऐसे क्या देख रही हो? आपके हंसते हुए चेहरे को आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अनोखी ने उसकी आंखों में ही देखते हुए कहा। उसकी बात सुन ऋषभ की हंसी उसके होठों से चली गई और उसका चेहरा फिर एक बार गंभीर हो गया। उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर दी। अनोखी ने जब देखा कि उसके कहने पर ऋषभ ने हंसना बंद कर दिया तो वो भी चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी और अफसोस करने लगी कि उसने क्यों कहा ऋषभ, क्यों उसने बोला। कुछ देर बाद ऋषभ ने एक आइसक्रीम पार्लर के आगे कार रोकी और अनोखी से कहा, कौन सा फ्लेवर चाहिए? पर अनोखी कुछ नहीं बोली। वो उसी तरह चुपचाप बैठी थी। ऋषभ ने भी फिर कुछ नहीं पूछा। ऋषभ ने भी फिर कुछ नहीं पूछा। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर कार से उतरकर शॉप के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद अनोखी भी अपने चेहरे पर मास्क पहनकर कार से बाहर आ गई और कार से टिककर खड़ी हो गई। तभी उसके सामने से 2 तितलियां जो आपस में खेल रही थी और उड़ते हुए रस की आंखों के सामने से गुजर गई। उन तितलियों को देख अनोखी के चेहरे पर मुस्कुरा जाता दे और वह तितलियों के पीछे जाने लगी। तभी वो सामने से भाग कर आते एक बच्चे से टकरा गई। टकराने की वजह से बच्चे के हाथ में लिया आइसक्रीम जमीन पर गिर गया।
अनोखी ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से टकरा गई। उस बच्चे ने जमीन पर गिरी अपनी दोनों आइसक्रीम देखी और फिर अपने कमर पर हाथ रख घूर कर अनोखी को देखने लगा। अनोखी ने फिर कहा, आइसक्रीम दिला देती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपको दूसरी, पर ये तो वेस्ट हो गई ना। मासी माँ कहती है खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आपकी वजह से मेरी तो 2 आइसक्रीम वेस्ट हो गई। आप छोटी बच्ची हो क्या जो तितली के पीछे भाग रही थी? उस बच्चे ने बड़ों की तरह डांटते हुए अनोखी से कहा। उसकी बात सुन अनोखी का मुंह बन गया। उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो भी बोली, हाँ तो तुम भी तो भागते हुए आए थे ना। इतना नहीं पता कि बच्चों को सड़क पर भागना नहीं चाहिए। स्वाति जो अनोखी के पीछे थोड़ी दूर पर ही खड़ी थी, उसने जब श्वेत को एक लड़की के साथ लड़ाई करते देखा तो वह तुरंत उसके पास आ गई। अनोखी को देख उसने तुरंत पहचान लिया। उसने अनोखी से कहा, अरे मैम आप यहाँ। स्वाति को देख अनोखी ने भी उसे तुरंत पहचान लिया कि वह मॉल वाली ही फीमेल स्टाफ है। वो कुछ कहती कि तभी श्वेत जमीन पर गिरी अपनी आइसक्रीम की ओर इशारा करते हुए स्वाति से बोला, देखो ना मासी माँ, मैं आइसक्रीम लेकर आ रहा था और इनसे टकरा गया और इनकी वजह से मेरी दोनों आइसक्रीम जमीन पर गिर गई। अनोखी भी श्वेत को घूरते हुए स्वाति से बोली, परे मैंने सॉरी भी कहा और ये भी भागते हुए आ रहा था इसलिए टकरा गया। ऋषभ अपने दोनों हाथों में आइसक्रीम लिए गाड़ी की ओर ही जा रहा था। जब उसने थोड़ी दूर पर अनोखी को किसी के साथ बातें करते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो तुरंत उसके पास आया। उसने एक नज़र स्वाति को देखा और फिर श्वेत को। स्वाति को देख वो पहचान गया। उसने अनोखी से कहा, कपकेक तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अनोखी जवाब देती पर तभी उसे श्वेत के हंसने की आवाज आई। श्वेत अपने पेट को पकड़ हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आपका नाम कपकेक है। आप कोई खाने वाली चीज हो क्या जो आपका नाम कपकेक है? उसे इस तरह हंसता देख अनोखी ने गुस्से से मुंह फुला लिया। वही ऋषभ के होठों पर एक दबी सी मुस्कुराहट आ गई। अनोखी ने भी तो उससे यही कहा था कि वो खाने वाली चीज है क्या? यही सोच उसे हंसी आ रही थी। स्वाति ने श्वेत के कंधे पर हल्के से मार कर कहा, श्वेत क्या बोल रहा है? सॉरी बोल दीदी को। दीदी थोड़ी कपकेक मासी माँ, श्वेत ने कहा और फिर से हंसने लगा। तो अनोखी इस बार ऋषभ को गुस्से से घूरने लगी। जैसे बोल रही हो, देखो आपकी वजह से ये बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है। आप ही ने मेरा नाम कपकेक रखा ना। स्वाति अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए श्वेत से बोली, चीकू तू भी तो इन्हें बात की, तेरा नाम भी चीकू है। अब हंसने की बारी अनोखी की थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, तुम चीकू हो। बहुत अच्छा नाम है, छोटू से चीकू। ऋषभ अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए अनोखी को देख अफसोस में अपना सर हिला रहा था। उसकी छोटी सी बीवी बच्चों की तरह हरकतें करने वाली एक 5 साल के बच्चे से लड़ रही थी। वहीं श्वेत ने भी अनोखी के चिढ़ाने पर अपना मुंह फुला लिया और स्वाति से बोला, मासी माँ, मैंने कितनी बार कहा है ना आपको कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। स्वाति भी अपने कमर पर हाथ रख बोली, चीकू मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है ना, बड़ों से झगड़ा नहीं करते और बड़ों की बात भी मानते हैं। अनोखी ने भी उसी तरह अपने कमर पर हाथ रखकर कहा।
तभी ऋषभ नीचे झुका और एक आइसक्रीम श्वेत को देते हुए बोला, लो तुम्हारी आइसक्रीम गिर गई थी उसके लिए, और हाँ, इससे झगड़ा मत करो। हरकतों में ये तुमसे भी छोटी है। ऋषभ ने कहा तो श्वेत हंसने लगा और अनोखी मुंह बनाकर उसे देखने लगी। ऋषभ फिर खड़ा हुआ और अपने हाथ में लिए दूसरे आइसक्रीम को अनोखी के सामने करते हुए बोला, और तुम एक बच्चे से लड़ रही हो। मैं नहीं लड़ रही थी, वो लड़ रहा था। मैंने तो सॉरी कहा था। अनोखी श्वेत की शिकायत करते हुए बोली। अच्छा, तुमने सॉरी कहा था, पर इसकी आइसक्रीम गिराई कैसे? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? ऋषभ ने पूछा तो अनोखी हड़बड़ा गई। उसे पता था अगर वो ये बोल दे कि वो तितली के पीछे जा रही थी तो ऋषभ उसे जरूर डांटेगा। उसने जल्दी से ऋषभ के हाथ से दूसरी आइसक्रीम ली और जाते हुए बोली, अरे मेरी आइसक्रीम पिघल रही है, मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। फिर वो कहते हुए गाड़ी के पास वापस चली गई। आई एम सॉरी सर, वो श्वेत ने मैम से इस तरह से बात की। स्वाति ऋषभ को देख घबराते हुए बोली, नो इट्स ओके, ऋषभ ने कहा और एक नज़र श्वेत को देख वहां से जाने लगा। श्वेत अपने हाथ को हिलाकर बोला, बाय बाय अंकल, और उन बच्ची वाली दीदी को भी बाय बोलना। उसकी बात सुन ऋषभ पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए श्वेत को देख वहां से चला गया। अनोखी अब तक आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा चुकी थी। उसकी आइसक्रीम खाने की स्पीड देख ऋषभ हैरान था। कपकेक, इतनी जल्दी जल्दी आइसक्रीम क्यों खा रही हो? ठंडा नहीं लग रहा क्या? ऋषभ ने उसके पास आकर पूछा। नहीं, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, पर अगर जल्दी जल्दी नहीं खाया तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी। वैसे भी आपने मेरी दूसरी आइसक्रीम उस बदमाश बच्चे को दे दी। अभी तो एक ही आइसक्रीम है मेरे पास, तो इसे भी वेस्ट होने दो। अनोखी ने छोटा सा मुंह बनाकर मुंह बनाते हुए कहा और फिर आइसक्रीम खाने लगी। क्या करूं मैं इस बच्ची का? ऋषभ ने बुदबुदाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाल अनोखी ने जो अपने चेहरे पर आइसक्रीम से ड्राइंग बनाई थी उसे साफ करने लगा। स्वाति ने 2 पल उन दोनों को देखा। अनोखी की पीठ उसकी ओर थी, इसलिए वह अनोखी का चेहरा देख नहीं पा रही थी, और फिर वो श्वेत को लेकर वहां से चली गई। कपकेक की तरह यह भी पूरा खा जाओगी बिना मुझे पूछे? फिर मैं भी उसी तरह आइसक्रीम खाऊंगा जैसे कपकेक को खाया था। ऋषभ ने अनोखी के पास झुककर उसके कान में कहा तो आइसक्रीम अनोखी के गले में अटक गई। वे जोर जोर से अपने सीने पर मारने लगी। उसे अपने गले में और सीने में बहुत ठंडापन महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे का रंग थोड़ा सफेद हो गया। वही ऋषभ ने जब अनोखी की ये हालत देखी तो उसे गले से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगा। संभल के नहीं खा सकती तुम? मैं मजाक कर रहा था, मैं सच में तुम्हारा आइसक्रीम नहीं खाने वाला। अनोखी जब थोड़ी संभल गई तो ऋषभ को अपने आप से दूर करते हुए बोली, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे ऐसा डरा दिया कि आइसक्रीम मेरे गले में अटक गई। इसमें डरने वाली कौन सी बात थी? ऋषभ ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा तो अनोखी सर झुकाकर धीरे से बोली, जब भी आप मुझे उस तरह से किस करते हैं तो मेरी सांस अटक जाती है, इसलिए मुझे डर लगता है। ऋषभ मुस्कुरा दिया। ऋषभ ने उसके चेहरे को थामा और अपने चेहरे के पास लाकर धीरे से उसकी नाक को अपनी नाक से छूकर बोला,
कपकैक, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ऐसी बातें मुझ पर क्या असर कर जाती है। वो तो अच्छा है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग है, वरना ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाता। और जैसा कि हमेशा होता है, ऋषभ की ये बात भी अनोखी के सर के ऊपर से गुजर गई। ऋषभ उसके गाल खींच कर बोला, दिमाग मत लगाओ और बची हुई आइसक्रीम कार में बैठकर खाओ। तुमसे करता हूं ना मैं कि जब बाहर निकलती हो तो मास्क हमेशा पहन के रखा करो, और तुम मास्क निकाल कर यहाँ मजे से खड़े होकर आइसक्रीम खा रही हो। तो मास्क पहन के कैसे आइसक्रीम खाते हैं? अनोखी ने पूछा तो ऋषभ उसके सर पर मार कर बोला, नहीं खाते हैं, इसलिए कार में बैठकर खाओ, चलो। कहते हुए ऋषभ ने उसे कार में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर दी। ऋषभ गाड़ी चला रहा था और अनोखी बची हुई आइसक्रीम भी धीरे धीरे मजे लेकर खा रही थी। उसके हाथ में जब आइसक्रीम के कोन का जब छोटा सा पीस बचा तो वो खाते खाते रुक गई। उसने एक नज़र ऋषभ को देखा और अपना हाथ उसके चेहरे के पास बढ़ाकर बोली, ये लो, आप भी आइसक्रीम खा लो। ऋषभ ने नजरें झुका कर देखा। अनोखी के हाथ में सिर्फ कोन था, आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं। ऋषभ आंखें छोटी कर अनोखी से बोला, ये बचा हुआ तुम मुझे दे रही हो, इसकी आइसक्रीम कहाँ है? आइसक्रीम तो खत्म हो गई, यही बचा है। अनोखी मासूमियत से बोली। तभी ऋषभ की नजर अनोखी के होठों के किनारे पर गई जहां पर आइसक्रीम लगी थी। उसने कार साइड में रोकी और अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी आइसक्रीम खुद ही ले लूंगा। इतना बोल ऋषभ ने उसके हाथ से हो बची हुई कोन खाई। खाते वक्त ऋषभ के होठ अनोखी की उंगलियों को छू गए, जिससे अनोखी को गूसे बम्प सा आने लगे। अनोखी इस एहसास से उभरती कि तभी ऋषभ ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों के किनारे अपने होंठ रख आइसक्रीम को अपने होठों के बीच ले लिया। अनोखी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। ऋषभ उससे दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। अनोखी कसकर अपनी आंखें बंद किए अपने होठों को भींचे बैठी थी। ऋषभ ने हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और अपनी सीट पर आकर सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, डोंटी वरी, वैसी वाली की नहीं करूंगा। इतना बोल उसने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर दी और अनोखी उससे मुंह फेर खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके होठों पर भी एक मुस्कुराहट थी। ऋषभ की ये सारी हरकतें उसे अच्छी लगने लगी थी। ऋषभ की बातें उसे अच्छी लगने लगी थी। उसका डांटना भी उसे अच्छा लगने लगा था। पर ये सब क्यों अच्छा लग रहा था ये वो समझ नहीं पा रही थी। बस उसे अच्छा लग रहा था। उसे ऋषभ की आदत होने लगी थी। हर रात ऋषभ की बाहों में सोना, ऋषभ का उसके गाल पर किस कर उसे गुड नाइट कहना, ऋषभ का सवाल पूछना और उन जवाबों को सुनते हुए उससे बातें करते हुए ऋषभ का उसके बालों को सहलाना, उसे शरारत भरी नजरों से देखना, सबके सामने उसे डांटना और अकेले में उससे प्यार से बात करना, ये सब चीज अनोखी को भाने लगी थी। अनोखी को ऋषभ की आदत होने लगी थी। अनोखी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और गियर पर उसका हाथ रख दिया और फिर अपने हाथ को भी उसके हाथ पर रख उसके हाथ को थाम लिया। अनोखी ने एक नज़र ऋषभ को देखा, फिर उन दोनों के हाथों को और वापस खिड़की के बाहर देखने लगी। खिड़की के
बाहर का नजारा तो खूबसूरत था, पर जो एहसास, जो गर्माहट इस वक्त उसे अपने हाथों में हो रही थी, वो इस खूबसूरती से भी कई ज्यादा खूबसूरत था। रात का वक्त, स्टडी रूम। ऋषभ, प्रवीण, हार्दिक, विक्रम, रोहित, शिवाय और शिविका सभी स्टडी रूम में बैठे थे। ऋषभ ने हार्दिक और विक्रम को देखते हुए पूछा, मैंने तुम लोगों को जो करने के लिए कहा था वो तुम लोगों ने किया? हार्दिक और विक्रम ने एक नजर एक दूसरे को देखा और फिर ऋषभ को देखने लगे। हार्दिक ने अपना मोबाइल प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और प्रोजेक्टर पर मनीष मित्तल, अर्चना मित्तल, गौरव मित्तल, ओमकार मित्तल, मिताली और प्रीति की तस्वीर आ गई। हार्दिक ने एक एक कर सबको मित्तल फैमिली के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, आलोक अंकल। उसने इतना ही कहा था कि ऋषभ उसे घूरने लगा और हार्दिक को भी एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, तो वो अपनी बात को सही करते हुए बोला, आलोक मित्तल देहरादून हॉस्पिटल में अर्चना मित्तल से मिलने आया था और लकीली अर्चना मित्तल की सर्जरी टीम में मैं भी शामिल था। जब मैं पता किया तो मुझे पता चला कि अर्चना मित्तल की अनोखी की मां है, और जैसा कि लिटिल प्रिंसेस ने बताया था उसके जन्म के वक्त क्या हुआ था, उसके बाद अर्चना मित्तल कोमा में चली गई और मित्तल फैमिली ने सारा दोष लिटिल एंजल पर डाल दिया। ये मिताली कौन है? शिविका ने पूछा तो विक्रम ने कहा, मिताली उस घर के सर्वेंट की बेटी है। घर के सीढ़ियों से गिरने पर उस सर्वेंट की मौत हो गई और उसके बाद मित्तल फैमिली ने मिताली को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रख लिया। दुनिया वालों यही लगता है कि मिताली सच में मनीष की बेटी है। शिवाय बड़े गौर से मिताली के फोटो को देख रहा था। रोहित ने उससे कहा, अब इतनी गौर से क्या देख रहा है इसको? यह मेकअप की दुकान कहीं तुझे पसंद तो नहीं आ गई? रोहित की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। सच में उस फोटो में भी मिताली में भर भर के मेकअप किया था। शिवाय ने कहा, नहीं, मैं इसकी बदसूरती नहीं देख रहा, बल्कि मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? विक्रम ने पूछा तो शिवाय ने शिविका की ओर देखकर कहा, वैसे शिवी अपनी कंपनी की वो ज्वेलरी डिजाइनर जो पिछले कुछ सालों से हमारे लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही है, उसका नाम भी मिताली है ना? नाम मत लो भाई, उसका दिमाग खराब करके रखा है उसने। उसकी वजह से हमारे कितने काम पेंडिंग पड़े हैं। जब वो नई नई आई थी तब उसके डिजाइन देखकर खुश हो गई और बिना एक्सपीरियंस के उसे जॉब पर रख लिया, पर पिछले 2 सालों से उसने एक भी ढंग का डिजाइन नहीं भेजा। उसके सारे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट पड़े हैं और जो कुछ भी भेज रही है वो ऐसे भेज रही है जैसे कि वो नौसिखिया है। और पूछो तो बोलती है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। शिविका ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर गुस्से से टेबल पर हाथ मार कर बोली, अगर 1 महीने में उसने कोई अच्छे डिजाइन नहीं भेजी ना तो मैं उसे शू कर दूंगी। डिजाइन अच्छा देती थी इसलिए अब तक रुकी रही, पर अब नहीं रुकूंगी। हार्दिक शिविका के गुस्से से हुए लाल चेहरे को देख रहा था। शिविका भले ही चुलबुली और खुशमिजाज लड़की थी, पर उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था, वो भी बड़ी तेज। शांत हो जा झांसी की रानी, शिवाय ने तो सिर्फ पूछा था और तू तो भड़क पड़ी। रोहित शिविका को शांत करते हुए कहा, पिछले 2 सालों से उसने कोई डिजाइन नहीं दिया। प्रवीण ने पूछा तो शिविका ने अपना सर हाँ में हिलाया। अचानक से उसका सवाल सुन सब उसे देखने लगे और उसके कहे सवाल को अपने मन में दोहराने लगे। जब सबको समझ आया तब सबकी आंखें एक साथ
हैरानी से बड़ी हो गई और उन सब ने एक दूसरे को देखा। विक्रम अपने सर पर हाथ मार कर बोला, ओ तेरी ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? 2 साल से इस मेकअप की दुकान ने कोई डिजाइन नहीं दिया और 2 साल से लिटिल एंजल भी मित्तल फैमिली से दूर थी हमारे पास। इसका मतलब तो साफ हुआ कि जो सारे डिजाइन्स इस मेकअप की दुकान ने अपने नाम पर देती रही वो सारे डिजाइन लिटिल एंजल ने बनाए थे। और याद है रिया के बर्थडे पर उसने रिया के लिए फूलों की कितनी अमेजिंग ज्वेलरी बनाई थी। मुझे तो तभी उसके टैलेंट को समझ जाना चाहिए था। शिवाय सबको रिया के बर्थडे का दिन याद कराते हुए बोला, कैसा परिवार है ये? लिटिल एंजल की जिंदगी बर्बाद कर दी और तो उसकी मेहनत उसका टैलेंट तक इन लोगों ने उससे छीन रेगा। कितने गिरे हाँ लोग हैं। शिविका ने गुस्से से कहा। उसे मित्तल परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अनोखी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं अभी जाकर लिटिल एंजल को बताती हूँ कि उसके टैलेंट को ये लोग किस तरह उसे यूज कर रहे थे। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल शिविका उठकर गुस्से से जाने लगी, पर हार्दिक ने उसका हाथ कर लिया और उसे वापस अपनी जगह पर बैठाते हुए बोला, तुम शांत रहो। अभी हमें लिटिल एंजल को इस बारे में कुछ नहीं बताना है। जो कुछ भी करना होगा वो ऋषभ करेगा। सब में ऋषभ को देखा, वो अब तक शांत बैठा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी नजरें सिर्फ प्रोजेक्टर स्क्रीन पर टिकी थी। उसकी आंखों में मनीष, अर्चना, गौरव, ओमकार और मिताली की तस्वीर की परछाई नजर आ रही थी। ऋषभ, क्या सोच रहा है तू? क्या करना है इन लोगों का? विक्रम ने ऋषभ से पूछा। ऋषभ 2 पल शांत रहा और फिर बिना किसी भाव के बोला, कुछ नहीं करना है। सब ऋषभ को हैरानी से देखने लगे। ऋषभ अपनी चेयर से उठा और अपने पॉकेट में हाथ डाल स्टडी रूम से बाहर जाते हुए बोला, सब पर नजर रखो, पर अभी करना कुछ नहीं करना। जो होगा वो कपकैक की सर्जरी और उसके ठीक हो जाने के बाद ही होगा। इतना बोल वो स्टडी रूम से चला गया। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। हार्दिक ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में हमारा ऋषभ है। सच में कुछ तो बात है अनोखी में जो इस शैतान को भी बदल दिया। हाँ यार, पहले तो ऋषभ भाई दुश्मन को देखते ही उसे चीर फाड़ देते थे और अब देखो लिटिल एंजल पहले उसके बाद दुश्मन। कमाल है। वो तो लगता है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मुझे उससे लोगों को पटाने की, शिविका ने कहा और तिरछी नजरों से हार्दिक को देखने लगी। हार्दिक ने उसे घूरा और वो भी स्टडी रूम से चला गया तो शिविका का मुंह बन गया। 2-3 बाद अलका ने सबको बताया कि अनोखी के रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी सर्जरी करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा, इसलिए उसकी सर्जरी 1 हफ्तों के अंदर हो जाए वही अच्छा है। 3 दिन बाद अनोखी की सर्जरी होने वाली थी। सर्जरी की बात सुन अनोखी घबरा गई थी और इन 3 दिनों को बहुत परेशान रही, पर घर वालों के समझाने पर और ऋषभ के संभालने पर उसकी परेशानी थोड़ी कम हो गई। सर्जरी का दिन हॉस्पिटल शोभा, ऋषभ, विक्रम, प्रवीण, हार्दिक, रोहित, शिवाय, शिविका और रिया इस वक्त सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। दादाजी की तबीयत थोड़ी नासार होने के वजह से अजय और सुरेखा उनके साथ ही थे और यहाँ नहीं आ पाए। कुछ देर बाद अलका और शनाया सर्जिकल सूट पहने उनके पास आए। उनके साथ 2 नर्स भी थी। अलका ने नर्स को देखकर पूछा, सर्जरी की सारी तैयारी हो गई? यस डॉक्टर, एक नर्स ने कहा। प्रवीण ने शनाया से पूछा,
शनाया, तुम्हारा ऑपरेशन रूम में जाना ठीक तो होगा ना? डोंटी वरी प्रवीण, मुझे या बेबी को कोई हार्म नहीं होगा। ये तो नॉर्मल है, शनाया ने उसे समझाते हुए कहा। तभी अलका फाइल को देखते हुए प्रवीण से बोली, और ये मत भूलो उसकी माँ उसके साथ ही है और वो भी एक डॉक्टर है, तो अपना दिमाग कम लगाओ। इतना बोल वो ऑपरेशन रूम के अंदर चली गई। उनकी बात सुन प्रवीण का मुंह बन गया और बाकी सब दबे मुंह हंसने लगे, पर ऋषभ की नजर सिर्फ उस कमरे के दरवाजे पर थी जिसमें अनोखी थी और नर्स उसके कपड़े चेंज कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और स्ट्रक्चर पर लेटी अनोखी को लेकर नर्स बाहर आई। नर्स उसे लेकर सबके सामने आकर रुकी। शोभा ने अनोखी के माथे को चूमकर कहा, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ छोटी सी भाभी, इसके बाद हम साथ में डांस करेंगे। रोहित और रिया दोनों ने कहा। वहीं प्रवीण, हार्दिक, विक्रम, शिवाय और शिविका ने एक साथ कहा, ऑल द बेस्ट एंजल। उन्हें देख अनोखी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी नजर ऋषभ पर थी। वो बिना किसी भाव के, बिना कुछ बोले, बस अनोखी को देख रहा था। नर्स अनोखी को लेकर ओटी रूम में जाने लगी तो अनोखी ने जल्दी से ऋषभ की शर्ट की स्लीव पकड़ ली और उसे घबराई नजरों से देखने लगी। ऋषभ ने उसके हाथ से अपनी शर्ट छुड़ाई और उसकी हथेली को थामकर उसके पास आ गया। उसने उसके चेहरे के पास झुककर पूछा, क्या हुआ? डर लग रहा है, अनोखी में घबराते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। ऋषभ उसके बालों को सहलाकर बोला, क्यों डर लग रहा है? अगर मैं अपनी मम्मा की तरह कोमा में चली गई तो? अनोखी के मन में यही डर था। उसकी माँ का भी ऑपरेशन हुआ था और उसकी मम्मा कोमा में चली गई। वहीं उसकी ऐसी बात सुन सब परेशान हो गए, पर ऋषभ को बहुत गुस्सा आया। परेशान वो भी था, चिंता उसे भी थी अनोखी की, पर उसके मुंह से ऐसी सुन उसका गुस्सा उसकी चिंता पर भरी पड़ गया। ऋषभ गुस्से से चिल्लाकर कहा, अपनी बकवास बंद करो कपकैक, जो मुंह में आया बोले जा रही हो। उसकी तेज आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज गई और साथ ही साथ अनोखी के कानों में भी। वो डर से एक पल के लिए कांप गई। ऋषभ क्या कर रहा है? शांति से बात कर उससे। शोभा उससे बोली, सर प्लीज, लिटिल एंजल डर रही है, शनाया ने भी कहा। उन दोनों की बात सुन ऋषभ ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को शांत किया और अनोखी को देखा जो डर से उसे देख रही थी। मैं 2 मिनट इससे बात करना चाहता हूँ, उसने अनोखी की आंखों में ही देखते हुए शनाया से कहा तो शनाया ने धीरे से अपना सर हाँ मिला दिया। अगले ही पल ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में उठाया और उसी रूम के अंदर ले गया। ऋषभ कमरे के अंदर रखी एक चेयर पर बैठा और अनोखी को अपनी गोद में बैठा लिया। अनोखी की आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। ऋषभ ने उसके आंसुओं को पोंछा और उसके चेहरे को थाम कर बोला, कपकैक क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? मुझे तो बस डर लग रहा था, इसलिए मैंने कह दिया। अनोखी सिसकियां लेते हुए बोली। ऋषभ ने उसे सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, पर तुम्हारा कहा शब्द तुमने सुना भी था। ऐसा कहना तो छोड़ो, सोचना भी नहीं है। कपकेक, मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, इस सर्जरी से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
अनोखी धीरे से बोली। ऋषभ ने फिर उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्यों कहा जब भरोसा है तो। सॉरी, अनोखी नजरें झुकाए बोली। ऋषभ ने दोबारा उसके माथे को चुमा और बोला, अब डर लग रहा है। अनोखी उसे देख धीरे से बोली। थोड़ा सा। ऋषभ फिर उसके दोनों पलकों को चूम लिया और पूछा, अभी भी डर लग रहा है? तो अनोखी ने बंद आंखों से अपना सरनामे हिला दिया। ऋषभ उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर बोला, मैंने गुस्सा किया ना तुम पर बाहर, पर मैं क्या करता। तुम्हारी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आ गया, पर फिर भी अपने कितना जोर से डांटा मुझे। अनोखी ने अपनी आंखें खोल उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसका लहजा थोड़ा शिकायती हो गया था। उस शिकायत सुन ऋषभ मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अनोखी उसे देखने लगी। ऋषभ ने आगे कहा, अब तुम बिना किसी फिक्र के, बिना किसी डर के कर सर्जरी करवाने जाओगी, पर आप भी यहीं रहेंगे। अनोखी ने कहा तो ऋषभ उसके हाथों को कसकर थाम कर बोला, यहीं रहूंगा। तुम आंखें बंद करोगी तो भी मेरा चेहरा होगा और आंखें खोलने पर भी सबसे पहले तुम मेरा ही चेहरा देखोगी। प्रॉमिस। अनोखी ने कहा तो ऋषभ उसके गाल को चूम कर बोला, पक्का वाला प्रॉमिस। फिर अनोखी ऋषभ के गले लग गई। अब उसके दिल में कोई डर नहीं था। कुछ देर तक वो दोनों वैसे ही बैठे रहे। फिर ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर आकर उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। अनोखी ऋषभ को ही देख रही थी और उसका चेहरा देखते हुए ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देहरादून। प्रीति कोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसने वाइट कलर की साड़ी और ब्लैक कलर का लोअर कोट पहन रखा था। कोर्ट से निकलकर उसने अपने क्लाइंट से कुछ बात की। उसके क्लाइंट उससे मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि कोर्ट में उनकी ही जीत हुई। उनसे बात करने के बाद प्रीति ने अपने लिए कैब बुक किया और वहीं खड़े होकर अपने कैब के आने का इंतजार करने लगी। तभी किसी ने उसे पुकारा और उसकी आवाज सुन प्रीति को गुस्सा आ गया। गौरव उसके सामने आकर खड़ा हुआ और प्रीति से बोला, प्रीति तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की, पर तुमने हर बार मुझे इग्नोर कर दिया। क्यों? साफ बात है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गौरव मित्तल। प्रीति ने रूठली कहा, कैसे नहीं है? पति हूं मैं तुम्हारा, गौरव ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। प्रीति भी उसी तरह गुस्से से बोली, पति हूं नहीं पति था। अगर तुम भूल गए हो मिस्टर गौरव मित्तल, तो तुम्हें बता देती हूं कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ सबके सामने ये बताऊं कि डाइवोर्स होने की वजह क्या थी, तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर उस वजह को सबने जान लिया ना तो तुम्हारा यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। गौरव ने आसपास देखा। सब उसे ही देख रहे थे। गौरव ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, प्रीति बात तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी। आज नहीं तो कल मैं तुमसे जरूर बात करके रहूंगा। और रही बात हमारे डिवोर्स की, तो याद रखना, वो डिवोर्स में नहीं तुमने कराया था, वह भी जबरदस्ती। इसलिए मैं इस डाइवोर्स को नहीं मानता। तुम्हें मेरे पास दोबारा आना होगा किसी भी कीमत पर, और यह तो तुम
अच्छे से समझ ही गई होगी कि जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए मैं कोई भी कीमत दे सकता हूँ। आखिरी का वाक्य गौरव ने धीरे से कहा था, जो सिर्फ प्रीति को सुनाई थी। प्रीति ने उसे नफरत से और घिनभाव से देखा। तब तक उसकी कैब आ गई। उसने गौरव को परे किया और कैब में बैठकर चली गई। मुंबई, 2 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और शनाया रूम से बाहर निकली। उसने अपना मास्क निकाला और मुस्कुराते हुए सबको देखा जो उसे आता देख उसे घेर कर खड़े हो गए थे। उसने खुश होते हुए सबसे कहा, "डोंट वरी, सर्जरी सक्सेसफुल हुई है।" ये सुन सब खुश हो गए। रिया तो खुशी से उछल गई और शिवाय और रोहित ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। शोभा ऋषभ को देखा। उसके चेहरे पर भी शनाया की बात सुन खुशी, सुकून और मुस्कुराहट आ गई थी। सालों बाद उसने अपने बेटे के चेहरे पर ऐसी सुकून वाली मुस्कुराहट देखी थी, वह भी सिर्फ अनोखी की वजह से। उसके लिए अनोखी सच में किसी एंजेल की तरह थी जो आई और उसके बेटे के होठों पर मुस्कुराहट ले आई। तभी शनाया को कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसे वॉमिटिंग जैसी होने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वहां से भागते हुए चली गई। शनाया, कहते हुए प्रवीण भी उसके पीछे गया। ये इसे क्या हो गया? रोहित ने पूछा तो शोभा ने कहा, कुछ नहीं, उसे बस उल्टी जैसा फील हो रहा होगा। ऋषभ, मैं शनाया को देख कर आती हूँ, शोभा ने कहा और शनाया के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद अनोखी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दवाइयों के असर से, एनेस्थीसिया के असर से वह अभी भी बेहोश थी। सब उसके कमरे में थे शिवाय ऋषभ, शोभा, हार्दिक और शनाया के, क्योंकि वह चारों अलका के केबिन में थे। अलका ने उन्हें देखकर कहा, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, पर अभी भी बहुत कुछ है जो करना होगा और अब अनोखी का ध्यान सबसे ज्यादा देना होगा। अनोखी के पैरों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा। वो पूरी तरह कब तक ठीक हो जाएगी? शोभा ने पूछा तो अलका ने उसे देखकर कहा, उसे पूरी तरह से ठीक होने में, नॉर्मली चलने में, भागने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे। इन 4 से 5 महीना में उसकी पूरी तरह ध्यान रखना होगा। देखना होगा कि उसके पैरों पर कोई जोर ना पड़े, वो गलती से भी कहीं गिरे नहीं, क्योंकि अगर उसके पैर किसी भी तरह इंजर्ड हुए तो वह हमेशा के लिए कभी नहीं चल पाएगी। यहाँ तक कि उसके पैर पैरालाइज भी हो सकते हैं। अलका की बात सुन शोभा थोड़ा घबरा गई। उसने ऋषभ को देखा। ऋषभ बिना कुछ कहे चुपचाप बस अलका को देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था, पर अलका की बातों का असर उस पर भी बहुत हो रहा था। उसने जब अनोखी के पैरालाइज्ड होने की बात सुनी तो उसकी मुठिया कस गई। फिर अलका ने फाइल में कुछ लिखते हुए कहा, मैं कुछ दवाइयां दे रही हूँ, दवाइयां अपना असर करेगी, लेकिन अब दवाइयां से ज्यादा उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी। डोंट वरी मॉम, लिटिल एंजेल की फिजियोथेरेपी की जिम्मेदारी मेरी है, शनाया ने तुरंत कहा। तो अलका फाइल बंद करते हुए बोली, ओके, तो बाकी और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कोई टेंशन ना ले और पैरों का ध्यान रखे। अलका की बात खत्म होते ही ऋषभ उठा और बिना कुछ बोले केबिन से बाहर चला गया। अलका उसे घूर कर देखने लगी। शोभा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी अलका और थैंक यू। तुम ऋषभ जानती हो? हाँ जानती हूँ, पहले दिन से
जब से मिली थी ऋषभ से तब से ही ऐसा है। अलका भी हल्का मुस्कुराते हुए बोली। पर शोभा थोड़ा उदास हो गई। उसने कहा, मेरा ऋषभ बचपन में ऐसा नहीं था अलका, पर हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। उसे उदास देख शनाया उसे पीछे से गले लगाकर बोली, ओहो आंटी आप उदास क्यों होती है? हालातों ने सर को कठोर बना दिया तो आपकी बहू उन्हें मोम बना देगी। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए। शोभा ने भी मुस्कुराते हुए उसकी गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम मुझे आंटी कहना कब बंद करोगी? मेरे प्रवीण की बीवी हो तुम, उसी की तरह मुझे शोभा माँ कहकर बुलाओ। शोभा ने कहा तो शनाया हल्का सा शर्मा गई। ऋषभ अनोखी के कमरे में आया। विक्रम, प्रवीण, रिया, शिविका, शिवाय और रोहित अनोखी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। ऋषभ अनोखी को देखते हुए पूछा, इसे होश नहीं आया? विक्रम उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, अजीब पागल है। अगर उसे होश आया होता तो क्या वो इस तरह से आंखें बंद कर बेड पर लेटी होती? विक्रम की बात से सबकी हंसी छूट गई और ऋषभ उन सब को घूरने लगा। उसने बिना किसी भाव के कहा, निकालो कमरे से। अरे भाई विक्रम भाई ने आप सबसे मजाक किया था तो आप हम सबको क्यों निकल रहे हो? रिया ने नाराजगी से कहा पर ऋषभ उसकी बात ना मानते हुए बोला, मैंने कहा ना जाओ कमरे से। जब इसे होश आ जाएगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, पर अभी के लिए निकलो यहाँ से। उसे ना मानता देख सब मुंह बनाते हुए कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद ऋषभ अनोखी के बेड के पास चेयर पर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसने धीरे से अनोखी की हथेली अपने दोनों हाथों में ली और उसकी उंगलियों को चूमकर बोला, जल्दी से होश में आ जाओ कपकैक। देखो अपने वादे के मुताबिक मैं यही हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास। आंखें खोलोगी तो तुम्हें मैं ही नजर आऊंगा। इतना बोल वो चुप हो गया और उसकी हथेली को अपनी गाल से लगा लिया। वही सभी दरवाजे के छोटे से खिड़की, कांच की खिड़की से उसे देख रहे थे। विक्रम शोभा के कंधे को पकड़कर बोला, चलो आंटी आपका बेटा लाइन पर आ गया। अब जल्दी ही आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी और मैं भी चाचा बनूंगा। उसकी बात सुन सब उसे घूरने लगे तो विक्रम सबको देखकर बोला, हाँ तो मैंने गलत क्या कहा? अब इसमें तो मुझे कहते हुए उसने प्रवीण की ओर इशारा कर बोला, इसने तो मुझे बड़े पापा बना दिया। अब ऋषभ की बारी, वो मुझे चाचा बनाएगा। आफ्टर ऑल वो बड़ा है ना मुझसे। शोभा उसके कान खींचकर बोली, वो तो बाद में होगा, पहले ये बताओ कि तुम मुझे मेरी बहू से कब मिला रहे हो? अरे रोज तो अपनी बहू के साथ रहते हो आप, अब कौन सी बहू चाहिए आपको? विक्रम ने अपने कान को छुड़ाते हुए कहा तो शोभा बोली, मैं तेरी बीवी की बात कर रही हूँ। तू कब शादी कर रहा है? शादी की बात पर विक्रम की आंखों के सामने प्रीति का चेहरा आ गया और होठों पर मुस्कुराहट। उसे मुस्कुराते थे देख सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। शिवाय ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो क्या बात है, शादी के नाम से मुस्कुराया जा रहा है? मतलब जनाब के मन में भी शादी के लड्डू फूटने लगे हैं। हाँ बेटा, भाई साहब से बात करनी पड़ेगी कि इसकी भी शादी जल्दी करा दे। शोभा ने भी हंसते हुए कहा और उसके साथ सब हंस पड़े। इस तरफ ऋषभ अनोखी का हाथ थामे बैठा था। तभी उसे अपने हाथों पर अनोखी की उंगलियां हिलती हुई महसूस हुई। उसने देखा अनोखी की बंद आंखों में पुतलियां भी हिल रही थी। वो जान गया कि अनोखी होश में आ रही है।
वो उसके चेहरे के पास झुका और उसके गाल पर हाथ रखकर धीरे से बोला। कपकेक अनोखी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, पर उसे धुंधला नजर आ रहा था। उसने फिर अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली। अपनी आंखों के सामने ऋषभ का चेहरा देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, ऋषभ जी। ऋषभ ने तुरंत उसके माथे को चूम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द हो रहा है? ऋषभ ने पूछा तो अनोखी ने धीरे से अपना सरनामे हिला दिया। क्या मैं ठीक हो गई? सर्जरी पूरी हो गई? अनोखी ने धीरे से पूछा। ऋषभ हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोला। हाँ, पूरी हो गई। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। खामखा तुम डर रही थी और मुझे भी डरा रही थी। उसकी बात सुन अनोखी मुस्कुरा दी। उसने आसपास देखा तो ऋषभ के अलावा वहां कोई नहीं था। उसने पूछा, माँ कहाँ है? बाहर ही है। रुको मैं बुलाता हूँ, ऋषभ ने कहा और उसकी हथेली को चुमकर धीरे से बेड पर रख बाहर जाकर सबको बताया कि अनोखी होश में आ गई। ये सुन सब खुश हो गए और अनोखी से मिलने कमरे के अंदर आ गए। शाम का वक्त। देहरादून। प्रीति घर आई तो देखा उसके पापा हाल के सोफे पर बैठे थे। उसने बैग रखते हुए कहा, पापा चाय बना दूं आपके लिए? नहीं बेटा, मैंने अभी बनाकर पी ली, सुधीर ने कहा तो प्रीति ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने फोन को चार्जिंग में लगाने लगी। सुधीर ने प्रीति के चेहरे को देखा जिस पर परेशानी नजर आ रही थी। उन्होंने उसे पुकारा और अपने पास बैठने का इशारा किया तो प्रीति उनके पास आकर बैठ गई। सुधीर ने उससे पूछा, क्या बात है प्रीति, तुम परेशान नजर आ रही हो? क्या हियरिंग अच्छी नहीं गई? नहीं पापा, बहुत अच्छी गई। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट को ही जीत मिली। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुधीर ने फिर पूछा। कुछ नहीं पापा, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। प्रीति बात को टालने के लिए बोली। सुधीर ने प्रीति के गाल पर हाथ रखकर कहा, मुझसे झूठ बोल रही हो तुम? ये मत भूलो बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। जानता हूँ परेशान हो तुम, तो बताओ क्या बात हुई है? उनके बार बार कहने पर हार मानकर प्रीति ने उन्हें गौरव के बारे में बता दिया कि वह बार बार उसे फोन करता है, मैसेज करता है, मिलने की कोशिश करता है। और ये सुन सुधीर भी परेशान हो गए। प्रीति ने उनके हाथ को पकड़कर कहा, देखा, इसलिए नहीं बता रही थी मैं आपको। परेशान हो गए ना आप? पापा आप टेंशन मत लीजिए, गौरव को मैं देख लूंगी। सुधीर खामोशी से उसे देख रहे थे। उन्हें इस तरह खामोश देख प्रीति ने पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? कुछ कहना है आपको? सुधीर के मन में संजय की बातें चल रही थी। सुधीर ने प्रीति से पूछा, प्रीति क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है? यह क्या पूछ रहे हैं आप पापा, और क्यों? प्रीति ने हैरानी से कहा तो संजय सुधीर बोला, मैंने गौरव से तुम्हारी शादी कराई थी। गौरव मेरी पसंद था और तुमने मेरे लिए उससे शादी कर ली थी। तो क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है? मेरा फैसला गलत था? बिल्कुल भी नहीं पापा। मेरे साथ जो हुआ उसमें ना मेरी गलती थी ना ही आपकी। वो तो गौरव के कर्मों की सजा थी। आप थोड़ी ना उसकी नियत को जानते थे। आपने तो मेरी खुशी के लिए मेरा हाथ उसके
हाथ में दिया था, किसे पता था वो हाथ इतने गंदे होंगे। और रही बात आप पर भरोसे की, तो मैं आप पर आज क्या जिंदगी भर भरोसा करूंगी, वह भी आंख बंद कर। इसलिए पापा मेरी बिल्कुल चिंता मत करें आप, वरना आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। बेटा, बहुत दिन से एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी थी, पर डरता हूं कहीं तुम नाराज ना हो जाओ या कहीं मुझे गलत ना समझने लगो। सुधीर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तो प्रीति उनकी हथेलियां को अपने दोनों हाथों में थाम कर उन्हें देख मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। कहिए क्या बात है। मैं नाराज नहीं होऊंगी और ना ही आपको गलत समझूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप जो कुछ भी कहते हैं करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मेरी खुशी चाहते हैं। तो बताइए क्या बात है। सुधीर ने एक गहरी सांस ली और संजय ने उस दिन जो कुछ कहा वह सब बता दिया। उसके और विक्रम के रिश्ते की बात बता दी। ये सुन प्रीति हैरानी से सोफे से खड़ी हो गई और चौंक कर उन्हें देखने लगी।